हेलो तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित वर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पॉलिटी में भारतीय संविधान सभा कर दिया, भारत का बंटवारा कर दिया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया। जितने भी हमारे कमीशन आए संविधान सभा को निर्माण को लेकर वो सारे कर दिए। आज हम करेंगे कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसने क्या क्या कार्य किए, है ना, कि संविधान निर्माण को लेकर क्या क्या प्रक्रियाएं की, है ना। तो आज हमारा जो विषय है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से चली, किसने क्या क्या कार्य किए। अब हमने संविधान निर्माण तो कर दिया था, है ना, कैबिनेट मिशन आया, अंतरिम सरकार का गठन किया, अंतरिम सरकार का गठन करके क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना है, देश का विभाजन किया। देश के विभाजन के बाद जो जो हमारे राजनेताओं ने विचार रखे वो सारे पढ़ा, ठीक है। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी 1946 में, उसने जो संविधान को लेकर वो क्या क्या कार्य करना शुरू कर देते। तो आज हम फिर से थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे संविधान सभा निर्माण में जो प्रक्रिया रही थी वो किस तरह से रही थी। दोस्तों, वीडियो अभी से अंत तक देखना और अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें सबसे पहले बैठकें शुरू हो जाती है। जुलाई 1946 को क्या है, संविधान निर्माण हो जाता है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, चुनाव करवाए जाते हैं और 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होता है कि उनकी बैठकें शुरू हो जाती है। सबसे पहली बैठक होती है दोस्तों, वो होती है संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली का सेंट्रल हॉल क्या दोस्तों? प्रश्न ये है कि दिल्ली का सेंट्रल हॉल क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा संसद भवन है, पुराना संसद भवन, हालांकि अभी नया बन रहा है, पुराना जो संसद भवन है, राज्यसभा लोकसभा उसी के अंदर दोनों क्या संसद बैठती है, उनके बीच में एक हॉल है ना, जहां पर उनका संयुक्त अधिवेशन भी होता है। वही उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रल हॉल। और संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को हो जाती है, ठीक है। लेकिन उससे जो पहली बैठक हुई, इस बैठक में मात्र 200 सदस्य शामिल थे, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने बहुत सारी जगह में 211 पढ़े होंगे। कितने पढ़े होंगे? 211 देखो, कितने? 211 थे, लेकिन वो थे पहले अधिवेशन में। अब अधिवेशन और बैठक क्या है कि पहला अधिवेशन चला 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक, और जो बैठ के है वो चली 9 को पहली, 10 को दूसरी, 11 को तीसरी, 14 को, है ना। तो जो हम बात करें विशेष रूप से 9 दिसंबर की, तो 9 दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ 207 सदस्य शामिल थे। अगर आपको प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहले बैठक में कितने सदस्य शामिल थे, तो 207 थे। अगर आपको प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे, तो वो थे 211 सदस्य। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 10 महिलाएं थी। जो 207 सदस्य थे उसमें से 10 महिलाएं थी। और अगर हम बात करें तो कुल महिला जो संविधान सभा के अंदर ले गई थी दोस्तों, तो वो ले गई थी 15। कितनी थी? 15। मैंने उनके यहाँ पर नाम लिखे हैं। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में क्या है, जो मुस्लिम लीग या देशी रियासत है, इन दोनों ने क्या है, इस बैठक का बहिष्कार किया था। पहले सम्मेलन में नहीं आए थे, जो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 1946 को के बीच हुआ था। इसके बीच इनकी बैठकें हुई थी, इसका जो मुस्लिम लीग और देशी रियासत ने वो बहिष्कार किया था। और जो हमारी पहली बैठक होती है उसमें 10 महिलाओं ने क्या बोलते हैं, अपने प्रेजेंस दी थी। 10 महिलाएं शामिल हुई थी, 10 महिलाएं शामिल हुई थी। और जो हमारे संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी दोस्तों? 389 में से 15 महिलाएं। कौन कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू बिहार से चुनकर आई थी, ध्यान रखना। विजय लक्ष्मी पंडित थी, है ना। संयुक्त प्रांत से थी। सुचेता कृपलानी थी, एन ए मस्करनी थी, है ना। रेणुका रे, अमू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर जो यूपी से आई थी, है ना। पूर्णिमा बनर्जी यूपी से आई थी। मालती चौधरी उड़ीसा से आई थी, है ना। लीला रॉय बंगाल। बेगम एजाज रसूल, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर। 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ठीक है। उसके बाद थी दाक्षायणी वेलायुता,
उसके बाद थी दुर्गाबाई देशमुख, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। हंस मेहता और कमला चौधरी, ये जो 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं कहाँ थी? संविधान सभा के अंदर जिन्होंने इन्होंने सदस्यता ली थी, लेकिन जो पहली बैठक में सिर्फ 10 महिलाएं शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी 9 तारीख को पहली बैठक हो रही है संविधान सभा की, इस बैठक में हम उस जितने भी 207 सदस्य शामिल हुए थे, उन्होंने निर्धारित किया, उन्होंने निर्णय लिया कि इस संविधान सभा के अंदर जो आज पहली बैठक 9 दिसंबर को है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, इसको क्या करते हैं? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। किसको? कि जो हमारे बीच सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, है ना। और जो ये वरिष्ठता के आधार पर आप किसी को पद दे रहे ना, यह अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमने प्रणाली है वह फ्रांस से अडॉप्ट की है। फ्रांस में यह व्यवस्था है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को कोई अधिक बड़ा पद देना, यह फ्रांस से अडॉप्ट किया, तो उसके भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिसाइड किया कि जो सबसे वरिष्ठ हमारे बीच सदस्य है उसको क्या करेंगे? हम लोग संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो उस समय क्या था कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। कब बनाया गया? पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को। सिंपल बात है ना। ओके, समझ गए। और क्या होता है? फ्रैंक एंथोनी जी थे, फ्रैंक एंथोनी थे, उनको क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? फ्रैंक एंथोनी। और फ्रैंक एंथोनी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी दोस्तों वो व्यक्ति था जो लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बार मनोनीत होकर आया था, है ना। अगर अभी तक के इतिहास में हम लोग देखते हैं राजनीति के अंदर जो सबसे अधिक बार लोकसभा के अंदर मनोनीत होकर व्यक्ति आ रहा है, तो फ्रैंक एंथोनी था। और फ्रैंक एंथोनी क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। ये क्या थे? फ्रैंक एंथोनी क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। इनको अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है। अस्थायी उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था आज भी है। हम देखेंगे जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, आपने स्किप नहीं करना कोई लेक्चर। तो प्रोटेम स्पीकर इनको कहा जाता है, जो अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और ये क्या थे? ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। अब एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? अब आप लोगों को मालूम है एंग्लो इंडियंस किसको बोलते हैं? एंग्लो इंडियन दोस्तों वो होते हैं जिसके माता या पिता नहीं, जिसके क्या है? माता भारतीय मूल की हो और पिता कोई यूरोपियन हो, गोरा व्यक्ति हो। माता काली, माता सांवली और पिता गोरा, है ना। उनकी जो संतान है, क्योंकि यूरोपियन बाहर से बहुत सारे हमारे देश में आते हैं, यहाँ पर देश में आए, बसे, और यहाँ की लड़कियों से शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो उसको ना यूरोपियन बोलते हैं ना इंडियंस, उनको एंग्लो इंडियंस बोला गया। ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी भी एंग्लो इंडियंस थे। और क्या हुआ कि एंग्लो इंडियंस का जो अगर प्रावधान हम लोग देखते हैं दोस्तों, निरस्त हो गया, मतलब कि निष्प्रभावी हो गया, खत्म नहीं किया गया। 2020 में कहते हैं कि खत्म किया गया, खत्म नहीं किया गया। एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान था, इसको बढ़ाया गया था राजनीतिक आरक्षण के लिए। 2023 तक इसको बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया? 104वें संवैधानिक संशोधन पर, 104 संवैधानिक संशोधन में इसका आरक्षण 2023 तक बढ़ाया गया था। लेकिन 2020 में इसको क्या हो गया है? निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के अभी भी है, इसको खत्म नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग बात आती है दोस्तों 10 दिसंबर 1946। अब 10 दिसंबर 1946 पहली बैठक में तो हो गया हमारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया गया, है ना। अब 10 दिसंबर को क्या होता है? देखिए 10 दिसंबर को क्या होता है? नियम समिति का गठन होता है। दोस्तों कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं, कुछ भी संगठन बना रहे हैं, सभा बना रहे हैं, कुछ भी हमने कार्य करना है, तो उसके लिए क्या है? नियम प्रतिबद्ध होना जरूरी है ना। तो उसमें क्या है? सबसे पहले नियम समिति का गठन किया कि क्या क्या है जो नियमों को निर्धारित करे, है ना। और नियम समिति का गठन कब हुआ? 10 दिसंबर 1946 को, जिसमें एक महिला, देखो 15 महिलाएं कुल थी, 15 में से 10 महिलाओं ने जो भाग लिया था, उनमें से एक महिला को इस नियम समिति के अंदर रखा गया। वो कौन है? दुर्गाबाई देशमुख, जो हमारे 13वीं यहाँ पे महिला मद्रास से जो आई थी, इसको दुर्गाबाई देशमुख को क्या है? नियम समिति की सदस्यता में इसको सदस्य रखा गया। और जो नियम समिति के अध्यक्ष है वो बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, है ना। नियम समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है दोस्तों, 10 दिसंबर को नियम समिति का गठन हो गया। अब इन्होंने, क्योंकि नियम और कायदे कानून में रहना जरूरी है, कुछ भी हमने कार्य करना है। उसके बाद देखते हैं 11 दिसंबर को क्या होता है।
ठीक है। 11 दिसंबर को क्या होता दोस्तों, 11 दिसंबर 1940 को जब इनका 9, 10, 11 तीसरा दिन था बैठक के अंदर, तो इसमें क्या होता है, आचार्य जेवी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा। आचार्य जेवी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। किसने, आचार्य जेवी कृपलानी जी ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए। और इसका जो समर्थन क्या था, वो क्या था, वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने भी कृपलानी जी का समर्थन किया कि ठीक हो रहे हैं, जो हमारे संविधान सभा है इसके जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना देना चाहिए। ठीक है, ओके, हो गया बात। इन दोनों ने बात रखी है ना। पटेल ने इनका क्या किया, समर्थन किया। किसके लिए, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाना था। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, 12 दिसंबर का दिन आ जाता है। 12 दिसंबर को क्या होता है कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब बने थे दोस्तों, ध्यान रखना, 12 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और क्या है, उस दिन उद्देश्य का जो प्रस्ताव था उस पर भी चर्चा की गई। क्या किया गया, उद्देश्य का प्रस्ताव पर चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई उद्देश्य का प्रस्ताव पर, कि हमारा जो संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मोटिव है, मुख्य हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इसका उद्देश्य का प्रस्ताव इसको बोला गया। इसको क्या है, इस पर चर्चा की गई। अब चर्चा की गई और क्या होता है, 13 दिसंबर का फिर दिन आ जाता है। 13 दिसंबर को फिर से बैठती है असेंबली सेंट्रल हॉल में, बैठ जाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश करते हैं। कौन करता है, किसने पेश किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का प्रस्ताव को सबसे पहले पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह पारित नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संविधान सभा के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य थे और उनके साथी कौन थे, एम.आर. जयकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जयकर ने इसका क्या किया, विरोध किया। उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और बोला कि हमें इस उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच अभी मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के कोई भी सदस्य नहीं है। ठीक है, अर्थात जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य हमारे बीच नहीं आ जाते तब तक हमारे को उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित नहीं करना चाहिए और अर्थात उनका इंतजार करना चाहिए। और हमारे जो ये पहला सम्मेलन है 9 से 13 को ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव पारित नहीं होती, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लंबे समय के बाद क्या था, अम्बेडकर का और इसका मानना क्या था कि हमारे को जल्दबाजी नहीं करने से, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नहीं है, हमारे बीच देशी राष्ट्रों के कोई सदस्य नहीं है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या होता है, देखो उद्देश्य का प्रस्ताव को पारित करने के लिए उसके बाद कम से कम 141 दिन का समय लगा। 141 दिन इंतजार करना पड़ा, 4.5 महीने, लगभग 4.5-5 महीने। तो लंबे इंतजार के बाद क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने मुस्लिम लीग ने बार बार क्या किया, बहिष्कार किया बैठक का, वो बैठक में आए ही नहीं। तो 141 दिन के लंबे समय के बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को 141 दिनों के बाद क्या किया, प्रस्ताव पारित किया गया, जब मुसलमानों ने बार बैठकों का बहिष्कार किया। ठीक है, और पारित किया गया। उसके बाद क्या होता दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर, अब देखो उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो गई। अब जब चर्चिल को पता लगता है पहली बैठक का कि 9 दिसंबर से लेकर 13 को जो इनकी जो बैठकें चली है, इसमें सिर्फ कितने लोग शामिल है, बहुत कम लोग शामिल है। मुस्लिम लीग इसका और देशी रियासतें इसका बहिष्कार कर रही है, मुस्लिम लीग और देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुए। तो चर्चिल ने वहां से एक स्टेटमेंट दी कि भारत के संविधान सभा की बैठक है ना, यहाँ देखिए क्या बोला, ये बोलते पहली बैठक को लेकर इन्होंने क्या कहा, क्यों, और इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें ना मुस्लिम लीग है ना इसमें देशी रियासतें शामिल हुई थी। तो उसने कहा कि भारत की संविधान सभा उस शादी समारोह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा कि भारत की संविधान सभा उस शादी समारोह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अर्थात यह एक ऐसी संविधान सभा है जहां पर ना मुस्लिम लीग है, जहां पर ना देशी रियासत है, तो संविधान सभा है किसकी, अर्थात कि ऐसी शादी समारोह की तरह जिसकी दुल्हन ही गायब है। शादी तो हो रही है लेकिन दुल्हन नहीं है, है ना। तो उस पर प्रतिक्रिया दी थी।
पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला कि पटेल ने क्या बोला, भले ही दुल्हन आए या ना आए। सरदार पटेल ने बोला जब चर्चिल का ये विचार सुना कि अब दुल्हन मिले या ना मिले, दुल्हन आए या ना आए, अब जो शादी है, ये विवाह है, ये होकर रहेगा। ठीक है, शादी है ये होकर रहेगी, दूसरी दुल्हन बना देंगे हम, क्या करेंगे, किसी और पर को अब दुल्हन बना देंगे, है ना। लेकिन जो बारात है वो, लेकिन दुल्हन के बिना बारात बेरंग लौटने वाले नहीं है। दुल्हन के बिना क्या है, जो बारात वो बेरंग होकर लौटने वाले नहीं है, वह यह होकर रहेगी। अर्थात संविधान सभा के बैठकर जब बैठी है, इसमें मुस्लिम लीग या देशी रियासतें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान नहीं बनेगा, है ना। मुस्लिम लीग आए या ना आए, अब हम संविधान का निर्माण करके रहेंगे और संविधान को एक जो रूपरेखा है वो देकर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा संविधान सभा को लेकर जो हमारी पहली बैठक हुई थी, जो पहली प्रक्रिया थी। इसके बाद दोस्तों आप वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो का इंतजार करना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो जिसके बाद हम आपको डालेंगे उसको भी आप देख सके और अपने तैयारी को बेहतर बना सके। दोस्तों